फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 8 में जो इश्यूज आ रहे हैं, टेबल्स 8A और 8C में जो डिफरेंस अराइज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जीएसटी ने एडवाइजरी इशू की है। उस एडवाइजरी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छी बात यह है जितने भी पॉइंट्स हैं एडवाइजरी में वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं हमारे कोर्स इन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। सो अगर आप डिटेल में ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो आप फिनटेक्स प्रो का प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटीआर 9 और 9C चेक कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। विदाउट एनी फर्दर डू समझते हैं क्या एडवाइजरी जीएसटी की तरफ से आई है। सो गाइस ये रीसेंट एडवाइजरी है ऑन डिफरेंस इन वैल्यू इन टेबल 8A एंड 8C ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 डेटेड 10 जुलाई 2024 रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 for financial year 23-24 onward the total credit available for inward supply shall be auto populated in table 8A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9 फ्रॉम जीएसटीआर 2B से आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अब आपका 2B से डेटा आएगा, पहले वो 2A से आता था। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी चेक की हो तो लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला सिनेरियो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये चेंज क्या हुआ है। लास्ट ईयर तक क्या सिनेरियो हमारा रहता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 23-24 में 2B में डेटा आ रहा है और 2B की वजह से जो डेटा आ रहा है 8A में उसकी वजह से इश्यूज क्या आ रहे हैं वो मैंने आपको समझाया था। स्पेशली 8C के अंदर जो इशू आ रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पर। यहां पर एक इशू और आ रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, उसको भी डिस्कस करेंगे प्लस इस एडवाइजरी को भी समझेंगे। वो इशू ये था कि टेबल 8A के अंदर आपके 22-23 के इनवॉइसेस भी आ सकते हैं। 22-23 का कोई इनवॉइस अगर आपके सप्लायर ने लेट अपनी रिटर्न फाइल की है तो वो आपके 23-24 के 2B के अंदर गया होगा और 2B से वो डेटा आपके 8A में आ गया होगा 23-24 के। तो इस वजह से आपकी 8A की वैल्यू इन्फ्लेटेड हो रही होगी। उसको किस तरीके से ठीक करना है, वैसे ये चीज मैंने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है बट फिर भी आपको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। पहला है कि इनवॉइसेस हैविंग डेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की डेट है एक इनवॉइस के ऊपर बट द सप्लायर हैज रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ मार्च 2024 एज अ रिजल्ट this amount is not auto populated in table number 8 of GSTR 9 for FY 23-24 because it is part of next year GSTR 2B. How to report such transaction in GSTR 9 of FY 23-24? एडवाइजरी को समझने से पहले सर जीएसटी वाले भी लग रहा है आजकल फिनटेक्स प्रो की वीडियो देख करके अपनी एडवाइजरी डाल रहे हैं। आ जाओ जी, ये तो पूरा चार्ट मैंने बना करके आपको दिया ही हुआ है, ट्विटर पे भी शेयर किया था और टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम में आपको मैं दे देता हूँ। प्लस गाइस ये जो एडजस्टमेंट है ना इसके लिए आप टैक्समैन की बुक भी रेफर कर सकते हो। टैक्समैन की जीएसटीआर 9 एंड 9C की जो बुक है एनुअल जीएसटी रिटर्न की वो भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिनटेक्स प्रो 10 कूपन अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा उन बुक्स के ऊपर। चलिए सर, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे दो केसेस। देखिए ये वाले दो केसेस आपके एक्सप्लेन किए थे। FY 23-24 का ITC जो कि 2B में आ गया है बट क्लेम किया है आपने 3B में 24-25 के अंदर। इसको तो आप 8C में रिपोर्ट करोगे, यहां तो कोई इशू आएगा ही नहीं बिकॉज ये वैल्यू तो आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है टेबल 8A के अंदर। इशू जो था वो ये वाला था कि 23-24 का ITC जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है 2B में 24-25 में। यही वाला केस है, ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है ना वो ये वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस है। 23-24 का ITC रिफ्लेक्ट हुआ है 2B के अंदर 24-25। नेक्स्ट ईयर में 2B में गया और नेक्स्ट ईयर में ही आपने उसको क्लेम किया बट उसकी इनवॉइस डेट जो है वो 23-24 की है। इसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा था और इस डिफरेंस के लिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे कि 3 ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई एक ऑप्शन, लेकिन जो टेक्निकली करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये वाला ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि आप मेंशन कीजिए, 8C में भी मेंशन कीजिए, टेबल 13 में भी मेंशन कीजिए। सर अगर 8C में मेंशन करेंगे हम इस ITC को तो उसकी वजह से तो 8D के अंदर डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के वर्किंग पेपर आप बना करके रखेंगे। ठीक है, तो वर्किंग पेपर आप बना करके रखेंगे, डिफरेंस आपका 8D में अराइज होगा। टैक्स पेयर नीड टू मेंटेन वर्किंग पेपर फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज पर करंट इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर, टेक्निकली दिस इज द करेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो डिफरेंस अराइज होगा, वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि डिफरेंस आपका इस ईयर तो अराइज होने वाला है। ठीक है, अब समझो कि जीएसटी ने क्या एडवाइजरी दी है। बताओ क्या एडवाइजरी दी होगी जीएसटी ने। जो फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एक बार दे दी तो जीएसटी भी वही एडवाइजरी दे देता है भाई। देखो, टैक्सपेयर शैल रिपोर्ट सच आईटीसी इन टेबल नंबर
8C, वो आईटीसी आपको टेबल 8C में रिपोर्ट करना है। अब कई प्रोफेशनल्स ने यहां पर ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी होगी और कई सारे प्रोफेशनल ये दो ऑप्शन भी लेकर के चल रहे थे, जहां पर आप 8C में वैल्यू इग्नोर कर रहे थे, टेबल 13 में रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों जगह पे आपने वैल्यूज को इग्नोर कर दिया कि हम दोनों जगह पे 8C में भी नहीं डालेंगे, टेबल 13 में भी उसको नहीं डालेंगे, दोनों जगह पे आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो एडवाइजरी में बोला हुआ है, देखो एडवाइजरी, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, एडवाइजरी ऐसा नहीं है कि रूल हो गया वो, ठीक है। आपने अगर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, उसके वर्किंग पेपर संभाल करके रखो, अगर फ्यूचर में कुछ इश्यू आता है तो आप वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर रिटर्न फाइल अभी तक नहीं की है आपने क्लाइंट्स की, उस केस में आप ऑप्शन 3 को लेकर के चलिएगा, ठीक है। नाउ ऑप्शन 3 जो है बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन 3 यहां पर जो हमने दिया था वही टेक्निकली करेक्ट था। मैंने मेंशन भी किया था कि एज पर करंट इंस्ट्रक्शन दिस इज द करेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और वही यहां पर जीएसटी ने एडवाइजरी करा कि आप 8C में भी रिपोर्ट करो और टेबल 13 में भी उसको रिपोर्ट करो, राइट। एज दिस इज आईटीसी ऑफ 2324, दिस इज इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शन टू टेबल 8C एंड टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR 9। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वही चीज मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई यहां पर की हुई है, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट आपका रहेगा। ओके सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा इशू क्या है, इनवॉइसेस बिलोंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, आपके 23-24 के इनवॉइसेस हैं, आईटीसी आपने क्लेम किया है 23-24 के अंदर ड्यू टू पेमेंट नॉट मेड टू सप्लायर विद इन 180 डेज, लेकिन आपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं की, ठीक है। आईटीसी आपने रिवर्स कर दिया 23-24 के अंदर एज पर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16(2) and this ITC is reclaimed in next year 24-25 after making the payment to supplier. How to report such transaction in GSTR 9 of financial year 23-24? करंट ईयर में आपने रिवर्सल कर दिया बिकॉज आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाई थी, नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपने उसको रिक्लेम किया है, ठीक है। सो दिस रिक्लेम आईटीसी शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6H ऑफ GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। रिक्लेम कब हुआ है, 24-25 में हुआ है, तो 24-25 के 6H में आपको वो मेंशन करना है। हैंस नॉट इन टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ GSTR 9 ऑफ 23-24 में आपको वो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर भी एक ये सिनेरियो बन सकता है ना, करंट ईयर का आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, ऐसा ही तो हो रहा है कि करंट ईयर का आईटीसी है आपने रिवर्स कर दिया, नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपने रिक्लेम किया, तो एक क्वेरी यहां पर ये आ सकती है सर 8C में डाल दे करंट ईयर के, तो करंट ईयर के 8C में आपको नहीं डालना, नेक्स्ट ईयर में जाकर के आप 6H में उसका बायफर्केशन दे दीजिएगा, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है कि इनवॉइस बिलोंग करता है 23-24 का, बट गुड्स नॉट रिसीव इन 23-24, और ऑब्वियसली बात है जब तक गुड्स रिसीव नहीं हो जाती है एज पर सेक्शन 16 यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच गुड्स, राइट। तो आपको गुड्स रिसीव नहीं हुई, गुड्स ट्रांजिट के अंदर थी, वट एवर द रीजन, इनवॉइस तो 23-24 में कट गया, 31 मार्च 2024 को इनवॉइस कट चुका है, बट अभी माल महाराष्ट्र से दिल्ली में आ रहा है, रास्ते में है, आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और जब माल आएगा 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को, तब हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, और हम आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब गुड्स हमको रिसीव हो जाए, ठीक है। Therefore, ITC's claim in table number 4A5 of GSTR 3B and reverse in table number 4B2, तो आपने 4A5 में सबसे पहले क्लेम किया आईटीसी को, एंड 4B2 में आपने उसको रिवर्स कर दिया बिकॉज आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हो उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए एज पर द गाइडलाइंस of circular number 170, and such ITC reclaim in next financial year till 24-25 till specified time period. How to report such transaction in 23-24 में आप इन ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। सो टैक्सपेयर शैल रिपोर्ट सच रिक्लेम ITC in table 8C and table number 13 as दिस ITC ऑफ 23-24 का ये वाला आपका ITC है, तो इसको आप क्लेम करेंगे टेबल नंबर 8C के अंदर, यहां पर आप क्लेम करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप 8C में क्लेम करें तो आपका डिफरेंस अराइज हो जाए, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसके लिए आप वर्किंग पेपर मेंटेन करके रखेंगे, कि रिकंसिलेशन बना के रखेंगे कि इस डिफरेंस का रीजन क्या है, वो आप आइडेंटिफाई करके अपने पास जरूर रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यस गाइज, नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट जो हमारा है, आपका एक इनवॉइस है जो कि बिलोंग करता है 22-23 से, यानी
-1 ईयर का आपका इनवॉइस है विच इज अपियरिंग इन टेबल नंबर 8 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑफ 23-24 23-24 के 8A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो 8A में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? बिकॉज रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जीएसटीआर 2B से डेटा आ रहा है। अगर आपके किसी सप्लायर ने 22-23 का इनवॉइस लेट फाइल किया तो वो 23-24 के 2B में आया और 2B से वो चला गया आपके जीएसटीआर 8A ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। ठीक है। So as the supplier would have reported the same in GSTR 1 after the due date of filing of GSTR 1 for the tax period of March 23 के बाद में, यानी सप्लायर ने लेट फाइल किया जिसकी वजह से लेट 2B में गया और लेट 2B जो है वो 23-24 में पड़ी जिससे वो 23-24 के टेबल 8A में रिफ्लेक्ट हो गया। हाउ टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन इन GSTR 9 फॉर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहां पर ये जो एडवाइजरी दी हुई ना, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ये जो एडवाइजरी यहां पर इन्होंने दी है ये टेबल 8 के लिए मुझे लगता है टेबल 6 में भी इसकी एक एडजस्टमेंट जानी चाहिए जो कि यहां पर क्लैरिफाई नहीं की गई है। पहले टेबल 8 की जो एडजस्टमेंट है वो आपको मैं समझा देता हूं। टेबल 8 में देखो क्या हुआ होगा, 22-23 के टेबल 8A में भी ये वाली ट्रांजेक्शन आ गई होगी बिकॉज 22-23 में मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। 22-23 में जो ये वाला पीरियड होता है आपका, ये वाला पीरियड अप्रैल 23 से लेकर अक्टूबर 23 स्पेसिफाइड पीरियड जो होता है, इसकी ट्रांजैक्शन भी 8C में हम रिपोर्ट करते थे और ये वाला ट्रांजैक्शन 8A कैप्चर करता था 22-23 तक। सो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो 22-23 के 8A में भी गई होगी और आपने उसको 8C में भी रिपोर्ट किया होगा। सो हेंस इसको आपको वैल्यू नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 8C एंड टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टेबल नंबर 8C के अंदर या टेबल नंबर 13 के अंदर 23-24 में आपको इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। फाइन, समझ में आया टेबल नंबर 8 में क्या इसका एडजस्टमेंट जाएगी। बट टेबल नंबर 6 के अंदर भी इसका एक इफेक्ट जाएगा जो कि यहां पर क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। टेबल 6 में इफेक्ट क्यों जाएगा? बिकॉज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2A जीएसटीआर 9 की, जो बोलती है कि इन टेबल अगेंस्ट कौन कौन सी टेबल 4, 5, 6 एंड 7 के लिए। अभी हम टेबल नंबर 6 पे फोकस करेंगे। द टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट द वैल्यू पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ओनली। आप उस फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन को ही इन टेबल्स में रिपोर्ट करेंगे। टेबल नंबर 6 के अंदर जो डेटा आता है वो कहां से आता है? देखिए, जीएसटीआर 2B के अंदर आपका डेटा आया, जीएसटीआर 2B से वो डेटा आप अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं। अब तो एज पर रूल 36(4) जो 2B में है उसके अकॉर्डिंग आप 3B में क्लेम करते हैं और ये जनरल प्रैक्टिस भी हो चुकी है। अब 2B के अकॉर्डिंग हम 3B में क्लेम करते हैं। अब 2B में भी वो प्रीवियस ईयर का डेटा आया होगा तो 3B में भी आपने वो प्रीवियस ईयर का डेटा, प्रीवियस ईयर मतलब 22-23 का जो आईटीसी वो आपने क्लेम किया होगा। और जीएसटीआर 3B से वो डेटा जाता है आपकी टेबल नंबर 6A के अंदर। बोलिए यस और नो। टेबल नंबर 6A में डेटा जीएसटीआर 3B की टेबल से जाता है तो टेबल 6 के अंदर भी वाला डेटा आ गया होगा। अब यहां पर टेबल जो 2A इंस्ट्रक्शन है वो ये बोलती है कि टेबल 6 में से आप केवल करंट फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन देंगे, पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही देंगे, बट इसमें 22-23 का भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, टेबल 6B के अंदर आपको यहां रिड्यूस करना है, वो वाली अमाउंट एक्सक्लूड करनी है, एडजस्ट करनी पड़ेगी वो वाली अमाउंट। अब अगर आप यहां पर एडजस्ट करोगे तो उससे इशू ये अराइज हो सकता है कि टेबल 8 में आपका डिफरेंस आ जाए, लेकिन टेबल 8 में आपका पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। इसका मतलब टेबल 8 में आपके पास आईटीसी 2B में ज्यादा अवेलेबल है बट आपने कम क्लेम किया जीएसटीआर 3B में करंट ईयर का, तो वो एक पॉजिटिव सिनेरियो होता है, वो एक जनरल सिनेरियो होता है, उसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। टेबल 8 में जब नेगेटिव डिफरेंस आता है दैट इज अ सिनेरियो जहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न लेना होता है, अदरवाइज पॉजिटिव डिफरेंस में टेबल 8 में कोई कंसर्न लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको यहां पर रिड्यूस करना पड़ेगा, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, लेकिन टेबल 6 से रिलेटेड यहां पर पॉइंट 4 में कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टेबल 8 में इन्होंने दिया हुआ है, टेबल 8 में तो वैसे भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई यहां पर कंफ्यूजन होगी। तो टेबल 6 में किस तरीके से एडजस्टमेंट होगी वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन फिर वही बात है ना, इस बार देखो फॉर्म का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर आप टेबल 6 में एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका हो सकता है डिफरेंस ना आए। तो अगर आप डिफरेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो है, लेकिन टेक्निकली सही चीज क्या है वो यही है कि आपको टेबल 6B में से वो चीज माइनस करनी पड़ेगी। 22-23 का आईटीसी 6A में आ रहा है, 6B में बाइफर्केशन के टाइम पे आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। टेक्निकली वो चीज ही सही है। डिफरेंस के वर्किंग पेपर बनाओ, उस तरीके से आप काम करो। नाउ पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 ये पॉइंट नंबर 2 से ही सिमिलर है बट एक छोटा सा डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2 में हमने समझा था कि 23-24 का आईटीसी जो कि हमने क्लेम किया 23-24 में, रिवर्स किया 23-24 में, बट उसको रिक्लेम कब किया जा करके, नेक्स्ट ईयर में।
24-25 में पेमेंट करके हमने उसको रिक्लेम किया, तो इसने हमको बोला था कि आप क्या करना, नेक्स्ट ईयर के 24-25 के 6H में जाकर के उसको रिपोर्ट कर देना। नाउ अगर वो आईटीसी सेम ईयर का है, आईटीसी जो है वो बिलोंग टू 23-24 का है, जो कि क्लेम किया, फिर आपने रिवर्स किया और फिर रिक्लेम कर लिया। पहले आपने क्लेम किया टेबल 4A5 के अंदर, फिर उसको आपने रिवर्स कर दिया और उसके बाद फिर आपने दोबारा से रिक्लेम किया जब आपने पेमेंट कर दी। इस केस में अब आपको रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, 23-24 जब सेम ईयर में आप वो काम कर रहे हो। ना यहां पे आप समझिए इशू क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आपने आईटीसी क्लेम किया, आईटीसी क्लेम आप कहां करोगे, आपने 4A5 में आईटीसी क्लेम कर लिया। उसके बाद आईटीसी रिवर्स करने की जब बारी आती है तो आईटीसी रिवर्स आप कौन से कॉलम में करते हो, 4B2 में, 4B2 के अंदर आपने आईटीसी को रिवर्स कर दिया। उसके बाद जब आप रिक्लेम करोगे, अभी सेम ईयर में ही है तो सेम ईयर हम लेते हैं, 23-24 के अंदर ये हो रहा है, हमने पेमेंट कर दी सेम ईयर में, तो सेम ईयर हमने दोबारा से रिक्लेम कर लिया। अब रिक्लेम करने के लिए कोई अलग से तो टेबल होती नहीं है जीएसटीआर 3B में, तो रिक्लेम भी आप 4A5 में ही करते हो। अब इससे दिक्कत क्या आती है, जो टेबल 6 जनरेट होगी आपकी, टेबल 6A में जो ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा आएगा वो आएगा आपके 4A5 से, वो 4A5 से आता है, वो माइनस को कंसिडर नहीं करता है। अब 4A5 से अगर वो डेटा आएगा तो टेबल 6A के अंदर आपका डबल डेटा आएगा, एक बार तो क्लेम वाला आ गया, दोबारा आपका रिवर्सल जो आपने रिक्लेम किया, रिक्लेम वाला डेटा भी आपका यहां पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक अमाउंट को वहां से रिड्यूस करना है। जो आप बाइफर्केशन दोगे 6B में, ध्यान से सुनिए, जो 6B के अंदर बाइफर्केशन आप देने वाले हो, 6B में केवल आप एक को ही कंसीडर करेंगे, यानी जो एक अमाउंट है उसको आप माइनस कर दो। डबल दो अमाउंट आ गई ना, सेम अमाउंट दो बार आ गया ना 6A के अंदर, तो जो एक अमाउंट है या तो रिक्लेम वाला माइनस कर दो या ये वाला माइनस कर दो, तो वो माइनस करके आप 6B में उसका बाइफर्केशन दे सकते हो। लेकिन सर रिक्लेम का तो हमको देना होता है 6H में। अगर आप 6H में इसका बाइफर्केशन देना चाहते हो, उसके लिए सिंपल प्रोसेस मैं और बता देता हूं, ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं। उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव ये निकल के आता है कि आप जो 6B में बाइफर्केशन दे रहे हो वहां पे दोनों आईटीसी को माइनस करो, जो आपने रिक्लेम किया 4A5 में और जो आपने क्लेम किया था 4A5 में, दोनों यहां से माइनस कर दो। अब ये वाला जो आईटीसी है वो 6B से हट चुका है, अब आप उसका बाइफर्केशन 6H के अंदर दो। अब आप उसका बाइफर्केशन टेबल नंबर 6H के अंदर दे सकते हो। तो ये दो ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल होते हैं। नाउ इसके साथ साथ एक इश्यू और अराइज होता है टेबल नंबर 7 का। देखो टेबल नंबर 7 में रिवर्सल भी तो गया होगा आपका, जब आपने यहां क्लेम किया तो ये टेबल 6 में गया, ये गया आपका टेबल 7 के अंदर और फिर ये दोबारा से टेबल नंबर 6 के अंदर आ गया। लेकिन जब आप इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, या तो आप उसको 6H में दिखा रहे हो खाली या 6B में दिखा रहे हो, तो 6B में केवल एक बार जो एक वैल्यू को दिखा रहे हो, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं दिखा रहे, केवल एक वैल्यू को ही दिखा रहे हो। तो अगर आप एक वैल्यू दिखा रहे हो, इसका मतलब रिवर्सल में भी कोई वैल्यू नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज तो वो डेटा आपका मिसमैच हो जाएगा। तो ये वाला जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल भी आपको टेबल 7 से इग्नोर करना होगा, रिड्यूस करना होगा। टेबल 7 में जो आप रिवर्सल दे रहे हो उसमें से आप उसको रिड्यूस करोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। एक बार आपने क्लेम करना था, एक बार आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, या तो उसको रिक्लेम में दिखा दो, या रिक्लेम में नहीं दिखाना चाहते तो टेबल 6 में केवल एक बार आपने आईटीसी क्लेम किया वो दिखा दो। पॉइंट तो वही निकला ना, ओवरऑल क्रक्स हुआ क्या, आपने आईटीसी क्लेम किया तो दो बार दिखाना नहीं है आपको, एक ही बार उसको दिखाना है। टेबल 6B में दिखाओ या टेबल 6B से पूरा हटा दो, टेबल 6H में दिखाओ, और रिवर्सल में से उसको रिमूव करना पड़ेगा। बिकॉज रिवर्सल क्यों करोगे, जब आप एक ही बार क्लेम कर रहे हो तो रिवर्सल का पॉइंट नहीं आता है यहां पर। नाउ as already clarified by CBIC press release 3rd July 2019 in para number K, it may be noted that the label in table number 6H clearly stated that information declared in table 6H is exclusive of 6B। ये तो ऑब्वियसली पॉइंट है, ये तो क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6B में भी उसको रखोगे और 6H में दोबारा से दिखाओगे, या तो 6B में रखो उसको या 6H में रखो। Therefore, information of such input tax credit is to be declared in one row only। आप या तो उसको 6B में कवर कर लो या 6B से पूरा रिमूव कर दो, ये दोनों, और 6H में उसको कवर कर लो। Further, as the claim and reclaim is reported only in one row, आपने claim और reclaim में केवल एक ही रो में उसको दिखाया है, therefore the same should not be reported in the reversal under 7 के अंदर आपको रिवर्सल में भी उसको रिपोर्ट नहीं करना है। ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन द रिवर्सल अंडर टेबल नंबर 7 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑफ 23-24। इस तरीके से आपको यहां पर ट्रीटमेंट करना है। नाउ अब एक क्वेश्चन और आएगा कि सर पॉइंट 5 में जो आप ये एडजस्टमेंट बता रहे हो, पॉइंट नंबर 2 में भी तो ये वाली एडजस्टमेंट अप्लाई होगी। पॉइंट नंबर 2 में केस थोड़ा सा हमारा अलग है। पॉइंट नंबर 2 में आपने जो आईटीसी
क्लेम और रिवर्स किया है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट 2 में क्या सिनेरियो बन रहा है। पॉइंट 2 में जो क्लेम और रिवर्सल हुआ है ये तो आपका 23 एंड 24 में हो गया। रिक्लेम जो हो रहा है वो आपके नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। रिक्लेम जो आप कर रहे हो वो 24 एंड 25 में हो रहा है। तो यहां पर जो हमको एडवाइजरी दी गई कि जो पॉइंट 2 के रिस्पेक्ट में आप 23 24 को आपने क्लेम कर लिया एंड 23 24 को टेबल 7 में आपने रिवर्स कर दिया, तो 23 24 से तो उसका इफेक्ट हट गया, तो अभी तक आपने उसको क्लेम ही नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर में जाकर के 24 25 में आप 6H में जाकर के उसको क्लेम कर लीजिएगा। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने बोला है सेकेंड वाले पॉइंट में कि आप टेबल 6H में नेक्स्ट ईयर में 24 25 में जाकर के क्लेम कर लेना, बिकॉज पिछले साल तो आपने उसको रिवर्स कर ही दिया, तो इस साल जाकर के आप उसको क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर दिया हुआ है। नाउ लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी एडजस्टमेंट, ये कुछ एडजस्टमेंट इन्होंने एक्सप्लेन किए और टेबल 8 पे ही ज्यादा फोकस किया है, टेबल 6 पे इतना फोकस नहीं किया। टेबल 6 के अंदर भी हमको स्पिल ओवर इफेक्ट इनको बोला जाता है, स्पिल ओवर की एडजस्टमेंट्स करनी होती है, जो कि मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी सिखा दी है किस तरीके से आपको वो करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंस आ रहा है तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा। द पॉइंट इज ओनली दैट कि डिफरेंस आ रहा है तो उसको आप आइडेंटिफाई करके रखो कि उस डिफरेंस का रीजन क्या है। वो क्लियरली यहां से पता चलता है कि डिफरेंस आपका आएगा, बिकॉज रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे जो GST 9 के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो बिकॉज फॉर्म के स्ट्रक्चर में ही अभी थोड़ा सा इशू है, तो आपके डिफरेंसेस तो अराइज होंगे ही टेबल 8D में भी और टेबल 6 के अंदर भी। उन डिफरेंसेस का रीजन आप आइडेंटिफाई करके रखो कि क्यों डिफरेंस आ रहे हैं, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करके रखो, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई इशू आए तो आप उसका रिप्लाई कर सको। बाकी ये 5 पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। और अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो तो टैक्समैन की GSTR 9 एंड 9C फाइलिंग की बुक रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिकली GST, इनकम टैक्स, TDS, ITR सीखना चाहते हो तो आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स भी चेक कर सकते हो। और एक क्वेरी मेरे पास आ रही है इनकम टैक्स से रिलेटेड, सर इनकम टैक्स तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, बेकार होने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। टेंशन आप मत लो, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो वो आपको मैं कवर करके दूंगा इनकम टैक्स की जगह पे, और उसका कुछ आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला, उसकी टेंशन मत लो। कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं जो हर साल आती हैं, इस साल भी आएंगी, वो जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगी अपने कोर्स में। सो DTC के लिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, आप जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जो भी अमेंडमेंट्स अपडेट्स आएंगी वो आपको उसमें कवर मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए। मिलता हूं आपको अगले सेशन में। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।